आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए। इनसे मिलिए विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं रवि झांकल, जो कि थिएटर, फिल्म और टीवी के अभिनेता हैं। इनसे बातचीत की है अमरकांत दुबे ने। आज सुनिए इस कार्यक्रम का पहला भाग। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। इनसे मिली प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज विविध भारती के स्टूडियो में मैं स्वागत कर रहा हूं देश के जाने माने कलाकार, फिल्म और टेलीविजन के दमदार अभिनेता रवि झांकल का। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के इस खास प्रोग्राम इनसे मिलिए में। धन्यवाद दुबे जी। विविध भारती सुनने वाले श्रोताओं को मेरा नमस्कार, आदाब। मैं पहले तो श्रोताओं को बता दूं कि रवि जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट हैं। बहुत लंबे समय से अभिनय की इस दुनिया में बहुत ही मजबूती के साथ अपनी जगह बनाकर इन्होंने रखी है। और रवि जी, हम आपके बारे में, आपकी जीवन यात्रा के बारे में, आपकी अभिनय यात्रा के बारे में बहुत सी बातें करेंगे। इस यात्रा में आपके जो सहयात्री रहे, जो मिले, जो बिछड़े, उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले मैं एक बहुत ही अलग सा सवाल आपसे करना चाहता हूं। कहते हैं कि फिल्मी दुनिया में दो तरह की फिल्में बनती हैं, एक कला फिल्में बनती हैं, एक मसाला फिल्में बनती हैं। आपको क्या लगता है, एक दर्शक के लिए कला फिल्म होती है या मसाला फिल्म होती है? उसके लिए कोई ऐसा बाइफर्केशन होता है, ऐसा कोई डिवीजन होता है एक दर्शक के लिए? वैसे दुबे जी, ये जो डिवीजन है ये खुद ही बॉलीवुड के लोगों ने ही बनाया हुआ है। ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता। जैसे मेरी जर्नी जो शुरू हुई, श्याम बेनेगल हुए, गोविंद निहलानी हुए, केतन मेहता हुए, इस तरह के लोगों से शुरू हुई। तो उन्होंने जो भी सिनेमा बनाया उस वक्त वो सिनेमा मनी को रिकवर करता था। जैसा कई बार ये बातें हम उनसे करते थे, तो बिना रिकवरी के तो कोई सिनेमा बनता नहीं है। इस तरह का डिवीजन, क्योंकि एक सेंसिबल किसी कहानी को आप कहते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग ही होता है। आज अगर हम प्रकाश मेहरा की बात करेंगे तो प्रकाश मेहरा की फिल्म किसी कलाकार से जानी जाएगी, लेकिन अगर मिस्टर बेनेगल की फिल्म की बात करेंगे तो वो फिल्म जानी जाएगी। हम अंकुर की बात करेंगे तो अंकुर एक सिनेमा की तरह से जाना जाता है, एक कहानी की तरह से जाना जाता है। ऐसे ही किसी अगर कमर्शियल फिल्म की बात करते हैं तो वो किसी कलाकार से जाना जाता है। तो ये बाइफर्केशन खुद बॉलीवुड का ही क्रिएट किया हुआ है जी। अब मैं एक्चुअली आपसे इसी तरह के जवाब की उम्मीद कर रहा था, और कुछ नाम जो आपने लिए उन नामों को मैं आपसे ही सुनना चाहता था। क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि जब आपने जर्नी शुरू की, इस जर्नी की शुरुआत जो हुई उसमें श्याम बेनेगल, केतन मेहता, गोविंद निहलानी ऐसे लोग रहे जिन्होंने आपके साथ काम किया, आपने जिनके साथ काम किया। आपके बारे में कहा जाता है कि आप तो श्याम बेनेगल के कलाकार हैं। ऐसा जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो गूगल पे भी लिखा हुआ है। क्या वजह थी ऐसी कि आप उस कैंप में इस तरह से स्थापित हो गए? दुबे जी, मैं आपको बताऊं, इसमें मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती, मुझे खुशी होती है। लेकिन ये खुशी की बात निश्चित रूप से है, क्योंकि श्याम बेनेगल हिंदुस्तानी फिल्म जगत का वो नाम है जिससे जुड़ना हर कोई चाहेगा। एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने मिस्टर बेनेगल को 1985 में ज्वाइन किया था। पहली फिल्म मेरी उनके साथ 85 में थी। और आपको आश्चर्य होगा दुबे जी ये जान करके कि उनकी जो लास्ट फिल्म थी अभी जो उन्होंने की थी, वेल डन अब्बा, मैंने उनके साथ जितनी भी इंडिया में उन्होंने फिल्में बनाई हैं, कोई ऐड बनाया है, सब में मैं शामिल रहा हूं। मतलब मेरी उनके साथ जर्नी इतनी लंबी है, कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है और मैंने कोई भी चीज मिस नहीं की। इसकी मुझे खुशी है। शायद वही सेंसिबिलिटी है जो मुझे एक कलाकार की तरह से जिंदा रखे हुए। जब भी कोई कला फिल्म की बात आई तो रवि झांकल कहीं ना कहीं नजर आए। ऐसा क्यों हुआ? फिल्म आई थी अग्निपथ, जब वहां हुई बात तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपने मुझे क्यों? तो उन्होंने कहा, सर मैंने आपकी वेलकम टू सज्जनपुर देखी है और मुझे लगा कि मैं जो आपसे काम करवा रहा हूँ वो आप कमाल करेंगे। तो इस तरह की सेंसिबिलिटी अब लोगों में है, तो जो ये देखते हैं कि भाई यार कलाकार अच्छा होना चाहिए, तो वो ये नहीं देखते कि उसने कमर्शियल फिल्में कितनी की हैं या वो आर्ट फिल्म में था, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, वो किस तरह के किरदार कर सकता है। अभी सेंसिबिलिटी बहुत आ गई है लोगों में। आज का सिनेमा बहुत ही बदल गया है, उस वक्त का ऐसा सिनेमा नहीं था। जी बिल्कुल सही कहा आपने। रवि झांकल जो मुंबई आकर पहली ही फिल्म श्याम बेनेगल के साथ करते हैं और उनके साथ हर एक प्रोजेक्ट से लेके आखिरी प्रोजेक्ट तक जुड़े रहते हैं, वो रवि झांकल
क्या फिल्मी बैकग्राउंड से आए हैं? बैकग्राउंड बहुत ख़राब इन द सेंस कि मेरे परिवार में कोई कलाकार नहीं था मेरे से पहले, मैं ही था। उसके बाद अभी बच्चे करते हैं, हमारे ब्रदर के बच्चे करते हैं, थिएटर करते हैं। तो मेरा एक्चुअली बचपन था वो, मैं सिनेमा बहुत देखता था। अल्टरनेट डे हम सिनेमा देखते थे और सिनेमा देखने के लिए स्टूपिड काम भी करते थे, पापा की जेब से पैसे चोरी कर लेना, इस तरह के काम बहुत मतलब करते थे। लेकिन सिनेमा देखने का बड़ा शौक था। मैं पैशन की बात आपको बता रहा था क्योंकि उस वक्त सिनेमा देखने का बहुत शौक था। और एक बहुत कमाल की बात दुबे जी मेरे साथ थी कि मैं जहाँ रहता था जी, वहाँ एक परिवार रहता था। उनके बुजुर्गवार जो है सुबह उठ करके क्लासिकल उसका रियाज किया करते थे। हाँ, और वो 5 बजे, सुबह 5 बजे किया करते थे। और आप मानेंगे कि मैं हमेशा उठ जाया करता था उनको सुनने के लिए। उनको सुनने के लिए। और मैं खड़ा हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं उनको करीब 1-1 घंटे तक सुनता था। वो पता नहीं क्या था, उस वक्त शायद मेरी उम्र रही होगी 6 साल 7 साल, लेकिन वो मेरे कानों में आज तक भी उनकी कंपोजिशन मेरे जहन में है। कभी कोई कहे तो मैं उसको सुना भी सकता हूँ जी। वो तमाशा के वो थे। तो ऐसा मतलब मेरा बचपन म्यूजिकल तरीके से निकला। मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ मुझे ऐसे जोड़ देगा। जो बचपन की आप बात कर रहे हैं, ये कहाँ गुजर रहा था? जयपुर में एक पुरानी बस्ती एरिया है, हम किराए पे रहते थे वहाँ। और बड़ा मुश्किल बचपन था जी। पढ़ाई नहीं किया करते थे, शैतानियाँ बहुत करते थे, डांस का बहुत शौक था। शादी किसी की बारात जा रही है तो उस बारात में मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के डांस किया करते थे, चले जाते थे। वाह। खाना खा लेते थे कोई कहता था भाई तुम कौन हो? भाई कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही। धीरे धीरे फिर मैं पार्टी की जान सा होने लगा। किसी की भी पार्टी हो, किसी के भी मतलब भाई के ब्रदर की, चाची की लड़की की, बहन की बर्थडे पार्टी में रवि झांकल को बुला लो। वहां जाता, समा बांधे, डांस करना और गाना गाना जी। और मैं बड़ी बेबाकी से ये काम किया करता था। आपके पिताजी ने कभी आपके इस काम को लेके कोई ऐतराज नहीं जताया कि इतने छोटेपन में आप इस तरह के काम करते थे? क्या करते थे आपके पिताजी? मेरे पिताजी कॉन्ट्रैक्टर थे, सरकारी मतलब उनके कॉन्ट्रैक्ट लिया करते थे। और वो जब तक मैं एनएसडी गया तब तक वो मुझे यही कहते रहे कि तू देखना, तू ढपली बजाएगा तू ट्रेन में खड़ा होकर ढपली बजाएगा। क्योंकि वो बॉम्बे उस वक्त आते जाते थे, उनके काम ऐसे थे कि उनको ट्रेन में बहुत आना जाना पड़ता था। तो वो बिल्कुल मतलब मेरी इस विधा को बिल्कुल उन्होंने जो है रिजेक्ट किया हुआ था बहुत वक्त तक जी। और पूरी कोशिश की कि मैं ये काम ना करूं। क्योंकि उस वक्त शायद स्थितियां ऐसी थी कि उनको लगता था कि मेरा कमाना ज़रूरी है, परिवार बड़ा है और सपोर्ट होना ज़रूरी है। बड़े ब्रदर करते थे, मैं कुछ नहीं करता था क्योंकि मुझे इससे तो कोई आमदनी होती नहीं थी। तो बड़ी विकट स्थिति थी। लेकिन मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि जब मैं एनएसडी में एडमिशन मेरा हो गया और जब मैं पहली बार वहाँ आया अपने घर, मैं अपने पिताजी के लिए कपड़े लेके आया, उनको एक शॉल लेके आया उनके लिए। ही वॉज अबाउट टू वीप। उनको लगा कि फिर उन्होंने मुझे ये बात कही बाद में कि मैं गलत था, तुम सही थे। ये भी एक विधा है जिससे पेट भर सकता है और इज्जत का काम है। जी जी। बाद में उन्होंने ये बात मुझे कही भी। तो आप एनएसडी से पहले जैसे कि आप ये सारी चीज़ों में रम गए थे, तो पढ़ाई वगैरह आपने बाकायदा की या पढ़ाई से मन उचट गया था आपका? पढ़ाई से मेरा मन उचटा ही हुआ था लेकिन एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं फर्स्ट ईयर में फेल हो गया। अच्छा। तो मेरे पिताजी ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा मैं फेल हो गया। बोले अब ये तेरे को आखिरी मौका है, अगर इसके बाद तू फेल हुआ तो तुझे मेरा काम करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर बनना। हाँ, अगर किसी चीज़ से नफरत थी तो मुझे उनके काम से थी। तो मैंने इस चीज़ को मतलब अपना हथियार बनाया और मैंने ज़बरदस्त पढ़ाई पे मेरा कंसंट्रेशन रहा। ये काम भी करता रहा, लेकिन मैंने दोनों बहुत ही बखूबी निभाए। और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर मैं एनएसडी गया। और वही दौर था पूरा, फर्स्ट ईयर से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक का जो मैंने काम की, जर्नी मैंने की, उसमें मैंने दर्जनों प्लेस किए, मेजर उसमें पार्टिसिपेशन रहा। क्योंकि मैं हर बार अपने आप को प्रूव करता रहा। आज मैं अगर देखता हूं तो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्योंकि हर नाटक में जब भी मैं करता था मुझे बहुत ही अच्छा रिसीव किया जाता था। कहते थे हाँ यार ये एक प्रतिभा आई है ये, जबकि मैंने शुरुआत मोनो एक्टिंग से की थी। जी जी जी। आपसे बातचीत के दौरान, मतलब इस इंटरव्यू से पहले जब हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि आप रेडियो से भी जुड़े रहे हैं। तो क्या जयपुर में आप रेडियो से जुड़े रहे, विविध भारती या आकाशवाणी से? आकाशवाणी से बिल्कुल मैं जुड़ा रहा और मैंने आकाशवाणी में बहुत काम किया। मतलब मैंने युवावाणी में इतना काम किया, आप मानेंगे नहीं दुबे जी। तो मेरे एनएसडी जाने के बाद वो चीज़ें प्ले करते रहे उनको,
जैसे एनएसडी का जिक्र निकला है तो मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि जयपुर में जब आप ये नाटक वगैरह कर रहे थे, कला से जुड़ गए थे, एनएसडी का ख्याल कैसे आया आपको? आपको क्यों लगा कि मुझे भाई बाकायदा एक ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जबकि आपने जैसे बताया कि आपको बहुत अच्छे से लिया जाता था नाटकों में, तब तक तो इतना आदमी में गुरूर आ जाता है या कहीं ना कहीं एक ये आ जाता है कि यार मैं तो एक्टर हो गया हूँ। एनएसडी का ख्याल कैसे आया? दुबे जी, ये भी बड़ा एक इत्तेफाक है। शायद मेरी लाइफ जो मैं आज हूँ वो मैं भानु भारती की वजह से हूँ। भानु भारती मेरे गुरु हैं। वो उस वक्त एनएसडी से गोल्ड मेडलिस्ट होके निकले थे और हमारी यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया था, सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल का जी। तो वो वहाँ पर आए थे, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड थिएटर करते थे। तो हम जब कॉलेज में थे तो हम उनके साथ जुड़ गए और एक ऑर्गेनाइज्ड थिएटर उनके साथ करने लग गए। तो लाइफ कैसे ऑर्गेनाइज हो सकती है, एक तो ये सीखा, और उन्होंने ही हमको ये सिखाया कि जो तुम काम करते हो तुम इसमें बहुत अच्छे हो, तुम एनएसडी जाओ। उन्होंने हमें ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि इससे आप अपनी रोजी रोटी भी कमा सकते हैं, ये प्रोफेशन आप इसको बना सकते हैं। तो उनकी गाइडेंस हमको मिली और सिस्टम उन्होंने हमको दिया, क्योंकि वो एक सिस्टम से निकले हुए थे। तो उनका कंट्रीब्यूशन मैं कभी नहीं भूल सकता। उनकी वजह से ही शायद जो भी मैं हूँ, क्योंकि अगर मैं एनएसडी नहीं जाता तो दुबे जी मैं कहीं नौकरी कर रहा होता। नहीं, लेकिन देखिए प्रोफेशन तो प्रोफेशन होता है और आपने साबित भी किया कि आपके गुरु हो या आप कहीं गलत नहीं थे। ऐसा लोग कहते हैं कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती, तो क्या एनएसडी में एक्टिंग सिखाई जाती है या एक एक्टर को तराशा जाता है? अभिनय इनहेरेंट होता है जी, आपके अंदर होता है, या तो होता है या नहीं होता जी। जैसे मेरी डॉटर अभी यंग है, ग्रेजुएशन करके वो बोली कि मैंने कहा अभी क्या करना है बताओ बेटा। तो बोलती है कि पापा मुझे एक्टिंग करनी है। तो मैंने कहा मैंने तो आपको देखा नहीं एक्टिंग कैसे करती हैं आप, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप एक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। सही बात। ये बड़ा दुर्भाग्य होता है, एक्टर को खुद को पता नहीं होता कि वो एक्ट कर सकता है नहीं कर सकता है, और कर सकता है तो क्या कर सकता है। फिर हमने उसको कहा नाटक करो, किया तो पता चला हाँ उसमें एक समझ है, समझ होना बहुत जरूरी है। तो हमारे अंदर समझ थी। एनएसडी जैसे इंस्टीट्यूट आपकी समझ को तराशते हैं और आपका विजन बड़ा करते हैं। हम एक छोटे से शहर से निकले हुए थे, एक बहुत ही सोच भी बहुत छोटी थी, बहुत लिमिटेड थी। वहाँ के जो लोग अच्छे नाटक करते थे उनको मानते थे वो बहुत बड़े हैं, लेकिन वहाँ जाकर के पता चला कि सब शून्य है, ये बहुत ही वास्ट मीडिया है। और वहाँ हम जाके इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, वर्ल्ड का थिएटर आपको देखने को मिलता है। तो देख के ही आप अपने सोच को बड़ा करते हैं और एक मैच्योरिटी आपके अंदर लाता है, मुझे ऐसा लगता है। आपने जब ये तय कर लिया कि ये जो एक्टिंग है मुझे प्रोफेशनली करनी है, इससे जिंदगी को चलाना है अपनी, इसको अपना जरिया बनाना है, तब आपने कहीं ये सोचा था कि मैं हीरो बनूंगा? बिल्कुल नहीं। तो भैया सूरत शक्ल बिल्कुल हीरो की जैसी नहीं थी। हम थिएटर करते थे बेसिकली, और मुझे ये लगता था कि मैं अपना काम जानता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को हर बार मैं प्रूव करता रहा। इतने सालों जब हमने वहाँ दिल्ली में हम काम करते रहे, तो हर प्ले में, हर किसी एक्टिविटी में आप अपने आप को प्रूव करते रहते हैं। तो आपको ये भी समझ में आता है कि ये मेरा प्रोफेशन है और आप मुझे किसी के सामने भी खड़ा कर दीजिए। पहली फिल्म मेरी अमजद खान के साथ थी, फर्स्ट फिल्म बॉम्बे में जब मैं आया। तो हम तो अपना काम जानते थे। मुझे ये मालूम था ये सीन है, ये मेरा कैरेक्टर है, और मैं उसको अपने तरीके से मैंने किया। और मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं अमजद खान साहब के सामने खड़ा हूं या किसके सामने खड़ा हूं, क्योंकि वो काम ही आपका, जो आपका अपना कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, रवि जी के साथ बातों का ये सिलसिला देख ही रहे हैं आप कि कैसे कहां से कहां तक निकल गया। अब इस सिलसिले को हम फिलहाल यहीं रोक रहे हैं। बाकी की जो बातें हैं आप तक पहुंचेंगी अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में। इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे थिएटर, फिल्म और टीवी के अभिनेता रवि झांकल से अमरकांत दुबे की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने। प्रस्तुति सहायक PKA नायर और प्रस्तुतकर्ता सुभाष चंद्र सिंह।